जिस इंसान ने तुम्हें आसमान तक पहुंचाया हो, कभी कभी उसी को लोग सबसे पहले भूल जाते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बिहार के मधुपुर शहर में रहने वाला अभिषेक कुमार एक साधारण युवक था। उसके पिता का कई साल पहले निधन हो चुका था। घर में सिर्फ उसकी मां सावित्री देवी थी। अभिषेक कोई बड़ा अधिकारी या बिजनेसमैन नहीं था। वो एक छोटी सी स्टेशनरी दुकान चलाता था। कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि घर का खर्च चल जाता था। उसी मधुपुर में नंदिनी सिंह रहती थी। पढ़ने में तेज, समझदार और बड़े सपने देखने वाली लड़की। उसका सपना था प्रशासनिक अधिकारी बनना, लेकिन उसके पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। कई बार फीस भरने तक के पैसे नहीं होते थे। एक दिन दोनों की मुलाकात एक कोचिंग सेंटर के बाहर हुई। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई, फिर दोस्ती हो गई। समय के साथ ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे के सपनों की इज्जत करते थे। जब शादी की बात आई तो दोनों परिवारों ने ज्यादा विरोध नहीं किया। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद नंदिनी ने साफ कहा, अभिषेक, मैं अभी भी एसडीएम बनना चाहती हूं। अभिषेक मुस्कुरा दिया, तुम्हारा सपना अब मेरा सपना है। नंदिनी की आंखों में चमक आ गई। उस दिन से अभिषेक ने खुद को नंदिनी के सपने के लिए समर्पित कर दिया। दिन में दुकान संभालता, रात में नंदिनी की पढ़ाई में मदद करता। घर का हर काम खुद कर लेता ताकि नंदिनी का समय बच सके। एक दिन नंदिनी ने कहा, इतना सब मत किया करो। अभिषेक हंस पड़ा, जब तुम एसडीएम बनोगी ना, तब मुझे गर्व होगा कि मैंने सही जगह मेहनत की थी। नंदिनी उसे देखती रह गई। ऐसा पति हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। कुछ महीनों बाद दुकान में नुकसान होने लगा, कमाई घटने लगी। उधर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का खर्च लगातार बढ़ रहा था। किराया, किताबें, कोचिंग, यात्रा, सब कुछ पैसा मांग रहा था। एक शाम अभिषेक घर आया तो काफी परेशान था। सावित्री देवी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मां। लेकिन मां समझ गई थी। रात में उन्होंने अपनी पुरानी संदूक निकाली। उसमें उनकी शादी के समय के कुछ गहने रखे थे। सुबह उन्होंने वो डिब्बा अभिषेक के हाथ में रख दिया। इसे बेच दो। अभिषेक चौंक गया। नहीं मां, ये नहीं होगा। सावित्री देवी मुस्कुराई, गहने मेरे किस काम के हैं? अगर बहू अफसर बन गई तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा गहना होगा। अभिषेक की आंखें भर आई। कुछ दिनों बाद गहने बिक गए। नंदिनी को इसकी जानकारी नहीं दी गई। वो बस पढ़ाई में लगी रही। समय बीतता गया। फिर वह दिन आया जिसका इंतजार वर्षों से था। परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। नंदिनी का चयन हो गया। पूरा घर खुशी से झूम उठा। अभिषेक ने सबसे पहले मिठाई खरीदी। उस दिन पूरा मोहल्ला उनके घर पहुंचा। हर कोई नंदिनी की तारीफ कर रहा था। लेकिन जब लोग नंदिनी की सफलता की कहानी सुन रहे थे, तब अभिषेक सबसे पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे किसी तारीफ की जरूरत नहीं थी। उसकी खुशी सिर्फ नंदिनी की मुस्कान थी। कुछ महीनों बाद ट्रेनिंग शुरू हो गई। नंदिनी अब बड़े अधिकारियों के बीच रहने लगी। नए लोग मिले, नई दुनिया मिली, नई सोच मिली। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसके पहनावे बदल गए, बात करने का तरीका बदल गया, रहने का अंदाज बदल गया। अभिषेक ने कभी इस बदलाव पर सवाल नहीं उठाया। उसे लगा यह पद की जिम्मेदारी है। लेकिन एक चीज और बदल रही थी, जो उसे दिखाई तो दे रही थी, लेकिन वह मानना नहीं चाहता था। नंदिनी अब पहले जैसी नहीं रही थी। पहले वह दिन में कई बार फोन करती थी, अब कभी कभी ही बात होती। एक शाम अभिषेक ने फोन किया। नंदिनी ने कॉल काट दिया। कुछ देर बाद उसका संदेश आया, मीटिंग में हूं, बाद में बात करती हूं। अभिषेक ने जवाब नहीं दिया।
रात को 12 बजे नंदिनी का फोन आया। सॉरी, बहुत काम था। कोई बात नहीं। तुम नाराज हो? नहीं, लेकिन वह नाराज था। पहली बार उसे अपने और नंदिनी के बीच दूरी महसूस हुई थी। कुछ दिनों बाद नंदिनी की पोस्टिंग एसडीएम के रूप में हो गई। पूरा मधुपुर गर्व महसूस कर रहा था। अभिषेक सबसे ज्यादा खुश था। लेकिन उसी शाम जब वो नंदिनी के सरकारी बंगले पर पहुंचा तो वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके मन में पहली बार एक अजीब सी चुभन पैदा कर दी। गेट पर खड़े सुरक्षा कर्मी ने उसे रोक दिया। कहाँ जाना है? मैं मैडम का पति हूं। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, पहचान पत्र दिखाइए। अभिषेक कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा, फिर जेब से पहचान पत्र निकालकर दिखाया। उसे अंदर जाने दिया गया, लेकिन उसके कदम पहले जैसे नहीं रहे। बंगले के अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि नंदिनी कुछ बड़े अधिकारियों और शहर के प्रभावशाली लोगों के साथ बैठी हुई थी। उन लोगों के बीच बैठी नंदिनी उसे देखकर मुस्कुराई जरूर, लेकिन उस मुस्कान में पहले वाली गर्माहट नहीं थी। अभिषेक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और तभी उसने कुछ ऐसा सुना जिसने उसके दिल में एक अनजाना दर्द पैदा कर दिया। एक अधिकारी नंदिनी से मुस्कुराकर कह रहा था, मैडम, आपकी सफलता देखकर यकीन नहीं होता कि आप इतने साधारण परिवार से आती हैं। अधिकारी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े और नंदिनी भी मुस्कुरा दी। उस पल अभिषेक के कदम वहीं रुक गए। उसने नंदिनी के चेहरे की तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि वह तुरंत कुछ कहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नंदिनी बस हल्की सी मुस्कुराती रही। अभिषेक के भीतर कुछ टूट सा गया। वो बिना कुछ कहे वापस मुड़ गया। नंदिनी ने उसे जाते हुए देखा जरूर, लेकिन उस समय वह मेहमानों में व्यस्त थी। उस रात दोनों की बात नहीं हुई। अगली सुबह नंदिनी घर पहुंची। अभिषेक चुपचाप बैठा था। क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर इतने चुप क्यों हो? अभिषेक कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, कल तुम्हें मेरी वजह से शर्म तो नहीं आई थी? नंदिनी चौंक गई। क्या मतलब? वही साधारण परिवार वाली बात। नंदिनी ने गहरी सांस ली। तुम हर बात को दिल पर क्यों ले लेते हो? क्योंकि कुछ बातें दिल पर लगती हैं। नंदिनी ने बात बदल दी, लेकिन अभिषेक समझ गया था कि अब उनके बीच पहले जैसा कुछ नहीं रहा। समय आगे बढ़ता गया। नंदिनी अपने काम में और व्यस्त होती चली गई। उधर अभिषेक अपनी दुकान और मां की देखभाल में लगा रहा। फिर एक दिन नंदिनी की जिंदगी में राघव चौधरी की एंट्री हुई। राघव शहर का बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी पहुंच नेताओं और अधिकारियों तक थी। सरकारी कार्यक्रमों में उसकी मुलाकात अक्सर नंदिनी से होती रहती थी। राघव बात करने में बहुत चालाक था। वो हर किसी को अपनी तरफ खींचना जानता था। धीरे धीरे उसने नंदिनी से नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी। एक दिन उसने कहा, मैडम, आप बहुत आगे जाएंगी। नंदिनी मुस्कुरा दी। बस अपना काम कर रही हूं। नहीं, आप बाकी अधिकारियों जैसी नहीं हैं। ऐसी बातें नंदिनी अक्सर सुनने लगी। उसे पता भी नहीं चला कि कब राघव उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने लगा। उधर अभिषेक को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसने कभी नंदिनी पर शक नहीं किया। उसे अपनी पत्नी पर भरोसा था। एक शाम नंदिनी घर आई। वो काफी नाराज लग रही थी। क्या हुआ? अभिषेक ने पूछा। कुछ नहीं। ऑफिस में कोई परेशानी है? नंदिनी अचानक बोल पड़ी। तुम मेरे हर काम में दखल देना बंद कर सकते हो? अभिषेक हैरान रह गया। मैंने क्या किया? तुम हर समय सवाल पूछते रहते हो। मैं सिर्फ चिंता करता हूं। मुझे किसी की चिंता की जरूरत नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। यह पहली बार था जब नंदिनी ने उससे इतने कठोर शब्दों में बात की थी। उस रात दोनों अलग अलग कमरों में सोए। सुबह भी माहौल वैसा ही रहा। सावित्री देवी सब समझ रही थी, लेकिन वह चुप थी। उन्हें उम्मीद थी कि समय सब ठीक कर देगा।
मगर समय ठीक करने के बजाय सब कुछ और बिगाड़ने वाला था। कुछ दिनों बाद एक घटना हुई। नंदिनी के ऑफिस में किसी ने शिकायत भेजी कि अभिषेक अपनी पत्नी के पद का इस्तेमाल करके लोगों से काम करवाता है। शिकायत झूठी थी, लेकिन जांच शुरू हो गई। नंदिनी परेशान हो गई। उसने अभिषेक से पूछा, सच बताओ, कहीं तुमने किसी से मेरा नाम लेकर बात तो नहीं की? नहीं। सोचकर जवाब देना। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? नंदिनी चुप हो गई, लेकिन उसके मन में संदेह का बीज बोया जा चुका था। उसे नहीं पता था कि यह शिकायत राघव के इशारे पर भेजी गई थी। राघव जानता था कि पति पत्नी के बीच अविश्वास पैदा हो गया तो उसका रास्ता आसान हो जाएगा। इसी बीच सावित्री देवी की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कुछ जांचें लिखी। रिपोर्ट आने पर पता चला कि उनका इलाज लंबा चलने वाला है। खर्च भी काफी था। अभिषेक परेशान हो गया। उसने दुकान गिरवी रख दी, लेकिन उसने नंदिनी को कुछ नहीं बताया। वो नहीं चाहता था कि उसके काम पर असर पड़े। एक रात सावित्री देवी ने कहा, बहू को बता दो बेटा। नहीं मां। क्यों? वो पहले ही बहुत परेशान रहती है। सावित्री देवी कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी आंखें नम हो गई। उधर नंदिनी और अभिषेक के बीच दूरियां लगातार बढ़ रही थी। अब बातचीत जरूरत भर की रह गई थी। फिर एक दिन नंदिनी को एक लिफाफा मिला। उसमें कुछ तस्वीरें थी। तस्वीरों में अभिषेक एक महिला के साथ दिखाई दे रहा था। तस्वीरें देखकर नंदिनी का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत अभिषेक को फोन किया। अभी घर आओ। उसकी आवाज में गुस्सा साफ सुनाई दे रहा था। अभिषेक घबराकर घर पहुंचा। जैसे ही वह अंदर आया, नंदिनी ने तस्वीरें उसके सामने फेंक दी। ये क्या है? अभिषेक ने तस्वीरें उठाई। अगले ही पल वह समझ गया। तस्वीरों में जो महिला थी, वह अस्पताल की कर्मचारी थी। वही कर्मचारी जो उसकी मां के इलाज में मदद कर रही थी। तस्वीरें इस तरह ली गई थी कि सब कुछ गलत दिखाई दे। नंदिनी, तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या है? मैं समझा सकता हूं। अब कुछ समझाने की जरूरत नहीं। अभिषेक ने बहुत कोशिश की, लेकिन नंदिनी सुनने को तैयार नहीं थी। उसका गुस्सा, उसका अहंकार और उसके मन में बैठा संदेह अब सच्चाई से बड़ा हो चुका था। कुछ दिनों तक घर में लगातार झगड़े होते रहे। आखिरकार एक दिन नंदिनी ने ऐसा फैसला लिया जिसकी कल्पना अभिषेक ने कभी नहीं की थी। उसने तलाक के कागजात अभिषेक के सामने रख दिए। कागज देखकर अभिषेक की सांसें जैसे रुक गई। तुम यह नहीं कर सकती। मैं कर चुकी हूं। कम से कम मेरी बात तो सुनो। मैं बहुत सुन चुकी। अभिषेक की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन नंदिनी का चेहरा कठोर बना रहा। सावित्री देवी ने भी उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने हाथ जोड़ लिए, लेकिन नंदिनी का फैसला नहीं बदला। कुछ हफ्तों बाद अदालत में दोनों का रिश्ता कानूनी रूप से खत्म हो गया। अदालत से बाहर निकलते समय अभिषेक ने आखिरी बार नंदिनी को देखा। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। नंदिनी बिना पीछे देखे अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। उस दिन सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटा था, किसी का विश्वास टूटा था, किसी की दुनिया टूट गई थी। तलाक के बाद नंदिनी अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ गई। अभिषेक अपनी बीमार मां और टूटे हुए दिल के साथ संघर्ष करता रह गया। फिर एक सुबह अस्पताल से आया एक फोन उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाला साबित हुआ। फोन उठाते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि दूसरी तरफ डॉक्टर की आवाज थी। अभिषेक जी, आपकी मां की हालत अचानक बिगड़ गई है। आप तुरंत अस्पताल पहुंचिए। अभिषेक के हाथ कांप उठे। वो बिना एक पल गवाए अस्पताल की तरफ भागा। जब वो वहां पहुंचा तो डॉक्टर पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। हमें तुरंत इलाज शुरू करना होगा। करिए डॉक्टर साहब। इलाज संभव है, लेकिन खर्च काफी आएगा। अभिषेक चुप हो गया। उसके पास पहले ही कुछ नहीं बचा था। दुकान गिरवी रखी जा चुकी थी।
बचत खत्म हो चुकी थी। जो थोड़ा बहुत था वो पिछले इलाज में खर्च हो गया था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने रिश्तेदारों से मदद मांगी, पुराने दोस्तों से बात की। कुछ लोगों ने बहाने बना दिए, कुछ ने फोन उठाना बंद कर दिया, लेकिन उसका दोस्त मोहित उसके साथ खड़ा रहा। हिम्मत मत हार, कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। अभिषेक मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन भीतर से वो टूट चुका था। अगले कुछ महीनों में उसने एक एक करके अपनी सारी चीजें बेच दी। पहले बाइक गई, फिर दुकान भी हाथ से निकल गई। अब उसके पास सिर्फ मां बची थी, और वही उसकी पूरी दुनिया थी। सावित्री देवी सब समझ रही थी। एक दिन उन्होंने अभिषेक का हाथ पकड़ लिया। मेरे लिए इतना मत कर बेटा, ऐसी बात मत कहिए मां। तूने जिंदगी भर सबके लिए जिया है। अभिषेक कुछ नहीं बोला, उसकी आंखें भर आई। वो अस्पताल के कमरे से बाहर निकल गया। उसे डर था कि मां उसके आंसू देख लेंगी। समय बीतता गया, इलाज चलता रहा, खर्च बढ़ता गया। आखिर एक दिन अभिषेक को नौकरी की तलाश करनी पड़ी, लेकिन उसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी। जहां जाता लोग अनुभव पूछते, जहां अनुभव दिखाता लोग उम्र और योग्यता पूछते। कई जगह ठुकराए जाने के बाद उसे एक कैटरिंग कंपनी में काम मिल गया। काम था शादी ब्याह और कार्यक्रमों में वेटर का। वेतन ज्यादा नहीं था, लेकिन इलाज चलाने के लिए वही काफी था। पहले दिन जब उसने यूनिफॉर्म पहनी तो आईने में खुद को देर तक देखता रहा। कुछ साल पहले तक वह एक एसडीएम का पति कहलाता था। आज वह लोगों को खाना परोसने जा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। उसे सिर्फ अपनी मां का इलाज करवाना था। वह दिन रात मेहनत करने लगा। कभी शादी, कभी रिसेप्शन, कभी जन्मदिन की पार्टी। जहां काम मिलता वहां पहुंच जाता। धीरे धीरे उसकी पहचान मेहनती कर्मचारी के रूप में बनने लगी। उधर नंदिनी की जिंदगी बिल्कुल अलग दिशा में चल रही थी। उसकी पोस्टिंग बदल चुकी थी। पद और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ गए थे। लोग सम्मान से खड़े हो जाते थे, लेकिन इन सबके बीच उसके जीवन में एक अजीब खालीपन था, जिसे वह समझ नहीं पाती थी। राघव चौधरी अब भी उसके आसपास था, लेकिन अब उसकी बातें पहले जैसी अच्छी नहीं लगती थी। कई बार नंदिनी को लगता कि कुछ गलत हुआ है, कुछ ऐसा जो उसे समझ नहीं आया, लेकिन फिर वो खुद को काम में व्यस्त कर देती। एक दिन उसकी मुलाकात पुराने परिचित से हुई। बातों बातों में उसने पूछा, अभिषेक कैसा है? वो व्यक्ति कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मुझे नहीं पता मैडम, काफी समय से उसे नहीं देखा। नंदिनी ने सिर हिला दिया, लेकिन उस रात वो देर तक सो नहीं सकी। शायद वर्षों बाद उसने पहली बार अभिषेक के बारे में गंभीरता से सोचा था। उधर मधुपुर में सावित्री देवी की हालत फिर बिगड़ गई। इस बार डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उम्र और बीमारी दोनों बहुत आगे बढ़ चुके थे। एक शाम अस्पताल के कमरे में सावित्री देवी ने अभिषेक को पास बुलाया। बेटा, जी मां, मुझसे एक वादा करेगा? जो कहोगी। अपने दिल में किसी के लिए नफरत मत रखना। अभिषेक की आंखें भर आई। नहीं रखूंगा, सावित्री देवी मुस्कुरा दी। बस खुश रहना। उनके शब्द धीरे धीरे कमजोर पड़ते गए, और कुछ देर बाद मॉनिटर की आवाज लगातार बजने लगी। अभिषेक की दुनिया एक बार फिर उजड़ गई। उस दिन अस्पताल से बाहर निकलते समय वो बिल्कुल अकेला था। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई अपना, सिर्फ मोहित उसके साथ खड़ा था। मां के जाने के बाद अभिषेक ने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। वो सुबह से रात तक मेहनत करता। फिर एक दिन कैटरिंग कंपनी के मालिक ने उसे बुलाया। कल शहर के सबसे बड़े शादी समारोह में जाना है। ठीक है, बहुत बड़े लोग आएंगे। अभिषेक ने बस सिर हिला दिया। अब उसे किसी बड़े या छोटे आदमी से फर्क नहीं पड़ता था।
अगले दिन सुबह वह बाकी कर्मचारियों के साथ शिवराज पैलेस मैरिज हॉल पहुंच गया। पूरा पैलेस रोशनी से जगमगा रहा था। सैकड़ों मेहमान आने वाले थे। तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। अभिषेक को मुख्य भोजन काउंटर की जिम्मेदारी दी गई। उसने यूनिफॉर्म पहनी, ट्रे संभाली और अपने काम में लग गया। उसे नहीं पता था कि उसी शाम वहां एक ऐसी मेहमान आने वाली है जिससे उसका अतीत जुड़ा हुआ था। उधर उसी दिन नंदिनी एक सरकारी कार्यक्रम से लौट रही थी। तभी उसे अपने एक पुराने सहकर्मी का फोन आया। मैडम, आज शाम शिवराज पैलेस में आइएगा। किस लिए? मेरे बेटे की शादी है, आपका आना जरूरी है। नंदिनी ने पहले मना करना चाहा, लेकिन काफी आग्रह के बाद वह तैयार हो गई। शाम ढलने लगी। शिवराज पैलेस मेहमानों से भरने लगा। नंदिनी की सरकारी गाड़ी भी धीरे धीरे मैरिज हॉल के मुख्य गेट के अंदर प्रवेश कर गई और उसी समय भोजन काउंटर पर खड़ा अभिषेक अपने सामने रखी ट्रे को व्यवस्थित कर रहा था। शिवराज पैलेस रोशनी से चमक रहा था। हर तरफ मेहमानों की भीड़ थी। बैंड की आवाज गूंज रही थी। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। लेकिन कुछ ही देर में उसी भीड़ के बीच दो ऐसे लोग आमने सामने आने वाले थे जिनकी जिंदगी कभी एक दूसरे के बिना अधूरी थी। नंदिनी मंच पर जाकर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देकर नीचे उतरी। कुछ लोगों ने उसके साथ तस्वीरें खिंचवाई। फिर वह भोजन क्षेत्र की तरफ बढ़ गई। वो काफी थक चुकी थी। सुबह से लगातार कार्यक्रमों में व्यस्त थी। उसने एक प्लेट उठाई और खाने के काउंटर की तरफ बढ़ी। उधर अभिषेक अपने काम में लगा हुआ था। वह मेहमानों को खाना परोस रहा था। अचानक उसने सामने खड़ी महिला की प्लेट में सब्जी डालने के लिए नजर उठाई और उसके हाथ वहीं रुक गए। सामने नंदिनी खड़ी थी। नंदिनी भी उसे देखते ही जड़ हो गई। दोनों की आंखें एक दूसरे पर टिक गई। कुछ सेकंड के लिए आसपास का शोर जैसे गायब हो गया। समय मानो पीछे लौट गया। लेकिन अगले ही पल सच्चाई सामने थी। एक तरफ एसडीएम नंदिनी सिंह थी, दूसरी तरफ वेटर की यूनिफॉर्म पहने अभिषेक। नंदिनी के हाथ कांप गए। उसने धीमी आवाज में कहा, अभिषेक। अभिषेक ने खुद को संभाला। फिर सामान्य आवाज में बोला, मैडम, क्या लेंगे? यह सुनकर नंदिनी का दिल जैसे बैठ गया। जिस आदमी ने कभी उसे नाम लेकर पुकारा था, आज वही उसे मैडम कह रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, प्लेट वहीं रखी और धीरे धीरे पीछे हट गई। अभिषेक फिर अपने काम में लग गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन नंदिनी का मन अब कहीं और नहीं लग रहा था। वो एक कोने में जाकर बैठ गई। उसकी आंखों के सामने बार बार अभिषेक का चेहरा घूम रहा था। कुछ देर बाद उसने एक कर्मचारी से पूछा, वो वेटर कब से यहां काम कर रहा है? कर्मचारी ने जवाब दिया, काफी समय से मैडम। बहुत अच्छा आदमी है, उसका नाम अभिषेक है। जी। नंदिनी चुप हो गई। उसी समय उसके पुराने सहकर्मी उसके पास आकर बैठ गए। बातों बातों में उन्होंने कहा, वैसे मैडम, आपके पूर्व पति बहुत अच्छे इंसान निकले। नंदिनी ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। आप उन्हें जानते हैं? थोड़ा बहुत। कैसे? उन्होंने गहरी सांस ली। कुछ साल पहले मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती थी। वहीं अभिषेक जी से मुलाकात हुई थी। नंदिनी ध्यान से सुनने लगी। अपनी मां के इलाज के लिए वह दिन रात अस्पताल में रहते थे। नंदिनी का चेहरा बदल गया। मां का इलाज? जी, बहुत गंभीर बीमारी थी। नंदिनी के हाथ कांपने लगे। उसे तो कभी इस बारे में पता ही नहीं चला था। फिर सहकर्मी बोले, मैंने ऐसा बेटा आज तक नहीं देखा। नंदिनी कुछ नहीं बोली। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। फिर अचानक उन्होंने एक और बात कही, वैसे एक बात आज तक समझ नहीं आई। क्या? आप दोनों का तलाक कैसे हो गया? नंदिनी चुप रही। उन्होंने आगे कहा, जिस आदमी ने आपकी तैयारी के लिए अपनी दुकान तक बेच दी हो, वो गलत कैसे हो सकता है?
नंदिनी के कानों में जैसे धमाका हुआ। क्या कहा आपने? आपको नहीं पता? नंदिनी की सांसें तेज हो गई। क्या नहीं पता? सहकर्मी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर धीरे धीरे सारी बातें बतानी शुरू कर दी। गहनों के बिकने की बात, दुकान गिरवी रखने की बात, बीमार मां के इलाज की बात, अपनी जरूरतें छोड़कर उसकी पढ़ाई पर पैसा खर्च करने की बात। नंदिनी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपनी सफलता की चमक में बहुत कुछ देखना बंद कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। तभी वहां मोहित आ गया। उसने नंदिनी को पहचान लिया। कुछ पल वो चुप खड़ा रहा, फिर बोला, मैडम, आज आपको सब सच जान लेना चाहिए। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा। मोहित ने मोबाइल निकाला। उसमें कुछ पुराने संदेश थे, कुछ रिकॉर्डिंग थी और कुछ दस्तावेज थे। उन सब में एक ही नाम बार बार सामने आ रहा था, राघव चौधरी। उसी ने झूठी शिकायत करवाई थी, उसी ने तस्वीरें खिंचवाई थी, उसी ने गलतफहमियां पैदा की थी, उसी ने अभिषेक को बदनाम करने की साजिश रची थी। नंदिनी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रोए या खुद को माफ करे। इतने सालों तक उसने जिस इंसान को दोषी माना वह निर्दोष था, और जिस पर भरोसा किया वही धोखेबाज निकला। वह तुरंत उठी। उसके कदम भोजन काउंटर की तरफ बढ़ने लगे। अभिषेक अब भी काम कर रहा था। नंदिनी उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। इस बार उसकी आंखों में पद का घमंड नहीं था, सिर्फ पछतावा था। अभिषेक, मुझे माफ कर दो। अभिषेक शांत खड़ा रहा। मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी। कोई जवाब नहीं आया। नंदिनी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने तुम्हें समझे बिना फैसला लिया। अभिषेक ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस वर्षों की थकान थी। वो धीरे से बोला, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो वापस नहीं आते। नंदिनी का सिर झुक गया। मुझे एक मौका दे दो। अभिषेक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जब मां अस्पताल में थी तब उन्हें तुम्हारी बहुत याद आती थी। नंदिनी रो पड़ी। मुझे नहीं पता था। मुझे पता है। उसके शब्दों में शिकायत नहीं थी। यही बात नंदिनी को और ज्यादा तोड़ रही थी। कुछ देर बाद अभिषेक ने ट्रे उठाई। उसे दूसरे मेहमानों को खाना परोसना था। काम अभी बाकी था। वह आगे बढ़ गया। नंदिनी वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी पीछे से मोहित की आवाज आई, अभिषेक ने आज तक तुम्हारे खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। नंदिनी ने सिर झुका लिया। उसे पहली बार समझ आया कि बड़ा पद इंसान को सम्मान नहीं देता, सम्मान उसके कर्म देते हैं। उस रात शादी खत्म हो गई। मेहमान जाने लगे। रोशनियां धीरे धीरे बुझने लगी। लेकिन नंदिनी की आंखों में जागी सच्चाई अब कभी बुझने वाली नहीं थी। कुछ महीनों बाद राघव चौधरी की साजिशों की जांच हुई। उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। उधर नंदिनी ने अपने पद का नहीं, अपने इंसान होने का कर्तव्य निभाना शुरू किया। वह जरूरतमंद छात्रों की पढ़ाई में मदद करने लगी। बीमार बुजुर्गों के लिए एक सहायता योजना शुरू करवाई। हर उस व्यक्ति के लिए कुछ करने लगी जिसकी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती थी। और अभिषेक अब भी साधारण जिंदगी जी रहा था। लेकिन इस बार लोग उसे सिर्फ एक वेटर नहीं कहते थे। वे उसे एक ऐसे इंसान के रूप में जानते थे जिसने त्याग किया, अपमान सहा, फिर भी अपने संस्कार नहीं छोड़े। क्योंकि जिंदगी में सबसे अमीर वह नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो। सबसे अमीर वह होता है जिसके पास टूटने के बाद भी इंसानियत बची रह जाए।